सीटेड सीडीपी टेस्ट सीरीज क्लास 3। सेशन पसंद आए, आपको कुछ हेल्प मिले तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आ टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास बाय, यानी एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को एड्रेस कर सकती हैं, यानी संबोधित कर सकती हैं, डील कर सकती हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 4 ऑप्शंस हैं। अगर क्वेश्चन को मुश्किल बनाना हो तो तरीका ये है, या फिर वो मैपिंग वाला मैच 1 मैच 2 कर दो, सबसे आसान टॉपिक भी मुश्किल हो जाएगा। चूज कीजिए कौन सा सही होगा। देखो एक बार, तो पहला ऑप्शन है एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग देयर डिफरेंसेस, मतलब भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व दे करके। बुरी तो नहीं लग रही बात। अगर अलग अलग तरह के बच्चे हैं क्लासरूम में तो आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको स्वीकार कर सकते हैं, उनको वैल्यू कर सकते हैं। फिर है यूजिंग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन एज अ पेडागोजिक रिसोर्स, बच्चों की जो भी सामाजिक सांस्कृतिक समझ है उसको आप इस्तेमाल में ला रहे हैं। बिल्कुल जो भी जिस भी समाज और बैकग्राउंड से हैं आप उससे जुड़ करके उनको प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं। एकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, हमने कल पढ़ा था ना कि बिल्ड ऑन करते हैं आप बच्चों के अनुभवों पर। तो एकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स मतलब अलग अलग तरह से सीखने वाले बच्चे। लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, कई लोग देख करके जल्दी सीखते हैं, कई लोग टच करके फील करके एक्टिविटी करके जल्दी सीखते हैं, कई लोग सुन करके जल्दी सीखते हैं। तो अलग अलग लर्नर्स की अलग अलग लर्निंग स्टाइल हो सकती है। तो आप अगर सभी लर्निंग स्टाइल्स को केटर कर पाते हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। डाइवर्सिटी का मतलब ही है, डाइवर्स क्लासरूम का मतलब ही है अलग अलग आवश्यकताओं वाले, नीड वाले, इंटरेस्ट वाले, एप्टीट्यूड वाले, एबिलिटी वाले बच्चे आपकी क्लासरूम में होंगे। गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड सेटिंग यूनिफॉर्म बेंचमार्क्स फॉर परफॉर्मेंस, यानी मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके कि सबके लिए एक स्टैंडर्ड सेट है, सबको 75% लाने हैं, सबको 85% लाने हैं, मतलब बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, हो सकता है कोई किसी और में अच्छा हो। तो स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन आप सेट नहीं कर सकते, सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकते, ऐसा कहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गई बात। तो सिर्फ अब डी जब गलत हो गया तो जिसमें डी है वो ऑप्शन तो कभी ठीक होगा ही नहीं। सिंपल आंसर बचा ए बी सी। ए बी और सी ये तीनों सही है, यानी डी ऑप्शन जो है 4th ऑप्शन वो सही है। डैश आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि इसमें से कौन सी निम्नलिखित में से ज्ञान के सार्थक रचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू, यानी मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन नॉलेज की हम कैसे कर सकते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताइए। सेकंड का बी, ड्रिल एंड रेपिटेटिव प्रैक्टिस, यार इससे तो आप रटने को महत्व दे रहे हो ना, रोट लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे तो आप कि सिर्फ रिपीट करा के और रिकॉल कराते रहो, ड्रिल कराते रहो बार बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समझ में क्या आया? मीनिंगफुल थोड़ी हुआ, ये तो रटना हुआ। एक है मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी आप जीवन से जोड़ते हैं बच्चे के, जिससे वो अर्थपूर्ण अधिगम कर सके, जिसका कोई मीनिंग हो उसके लिए। ठीक, मीनिंगफुल लर्निंग लगातार अभ्यास और बार बार स्मरण करने से नहीं आती, इससे तो रटना कहेंगे। ठीक है। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, फिर से वही बात आ गई, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के लिए सीखना मतलब या तो वो रिवॉर्ड के लिए करेगा या तो वो पनिशमेंट से बचेगा। तो मीनिंगफुल कहां हुआ? फिर से रोट लर्निंग को बढ़ावा दे दिया आपने। फिर है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, ये लर्निंग थियरीज की बात है कि एक स्टिमुलस है सामने, जो डॉग के लिए बैल थी और फिर उसको खाना मिलेगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। इन सब से बेहतर है कि बच्चा सोशली इंटरैक्ट करे, सामाजिक पारस्परिक क्रिया करे, सामाजिक अन्योन्य क्रिया करे, अंतः क्रिया करे, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करे, अपने पीयर्स के साथ, अपने साथी समूह के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने आस पड़ोस वालों के साथ चर्चा करे, एक्सप्लोर करे, कोई एक मीनिंग एक्टिविटी करे और मीनिंगफुल एक्सप्लोरेशन करके मीनिंग कंस्ट्रक्ट करे, मीनिंगफुल लर्निंग करे जो उसकी रियल लाइफ से जुड़ी हो, जिसका उसके जीवन से कुछ अर्थ जुड़ सके। तो आंसर क्या होगा? सोशल इंटरेक्शन। रिसर्च सजेस्ट दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम अ टीचर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर स्टूडेंट्स डैश देयर लर्निंग, टीचर की कैसी एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन टीचर की क्या करेंगी लर्निंग को। तो ये तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि एक अच्छा खासा प्रभाव है शिक्षक की अपेक्षाओं का, या जैसा टीचर बच्चे को, अगर बच्चे पे भरोसा दिखाएगा शिक्षक तो बच्चे पर एक भारी प्रभाव पड़ेगा कि मेरे टीचर मेरे में विश्वास रखता है, मैं सीख सकता हूं, उन्होंने कहा है तो मैं सीख सकता हूं, है ना। तो आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर आपने कहा तुम नाकारा हो तो आधे ऐसा हो सकता है कि बच्चा मान ही ले या मेहनत ना करे, जितना वो कर सकता था उतना भी ना करे, ये सोच के कि मैं तो हूं ही। ठीक है बात। अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, यानी इनमें से
कौन सा एक तरीका सही नहीं है हाइपर एक्टिव बच्चों को डील करने का? हाइपर एक्टिव बच्चे जिनको अति संवेदनशील कहा जाएगा या अति सक्रिय भी कह सकते हो आप दूसरे शब्दों में, यानी वो जरूरत से ज्यादा एक्टिव हैं, हर टाइम बैठते ही नहीं है शांति से, एक्टिव ही रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, इनकी अटेंशन कम लगती है एक जगह पे। तो ऐसे बच्चों को डील करने का कौन सा तरीका सही होगा? डी इज राइट, प्रशांत कह रहे हैं ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स। अगर ज्यादा देर तक बच्चा अपनी अटेंशन एक जगह पे रोक के नहीं रख पाता तो एक बड़े टास्क को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। हाइपर एक्टिव बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, जितनी देर उसकी अटेंशन टिकेगी इतने वो एक टास्क करेगा, फिर थोड़ी देर और ब्रेक लेगा, फिर दूसरा कर लेगा। ठीक हो गई बात। ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, अलग अलग तरीके से भी तो सिखा सकते हो ना, किसी चीज में तो इंटरेस्ट बनता होगा, उसको मल्टीपल एक्टिविटीज करा दो, तो हाइपर एक्टिव बच्चा जो हर टाइम उछल कूद करता रहता है वो फिर बोर नहीं होगा। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी देयर इन देयर डेली रूटीन या शेड्यूल, उनके दैनिक कार्यक्रम में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जिससे उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी कंट्रोल्ड हो सके। सही बात है। हमसे नॉट पूछा है नहीं, जहां नॉट लिखा होगा हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से ही आंसर करेंगे, बिल्कुल कान खड़े करके। ठीक है बात। रेप्रीमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, फटकारना बिल्कुल भी कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चे के लिए। और आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी यही कहता है कि आप बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देंगे, यानी आप बच्चे को धमकाएंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, रेप्रीमेंड नहीं करेंगे। ठीक, तो इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ना, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। डांटना कोई सॉल्यूशन नहीं है एज पर चाइल्ड डेवलपमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स एनकरेजेस रिच लर्निंग, मतलब किस प्रकार के क्लासरूम में बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे? रिच लर्निंग का मतलब अमीर नहीं है, समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करने का एक पॉइंट कौन सा है ये पहचानना है। बताइए। पहला है अ क्लासरूम विद अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स डिस्प्लेड इन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से जो सामग्री जिस क्लास में है, अगर बच्चों की पहुंच से बाहर है सामग्री, मान लीजिए कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, कोई शिक्षण सहायक सामग्री भी है, बच्चे देख ही नहीं सकते, आपने कभी यूज ही नहीं किया, उनकी पहुंच से ही दूर है, तो क्या सीखेंगे? रिच लर्निंग एनवायरनमेंट थोड़ी कहोगे इसको, एक अच्छा समृद्ध वातावरण थोड़ी कहोगे सीखने के लिए, जहां रीच ही नहीं है, जहां बच्चों को पता ही नहीं है कि वो उससे कुछ सीख सकते थे। नेक्स्ट है अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्व्स एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे, मतलब वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि के जगह हैं, कॉर्नर्स बने हुए हैं एक्टिविटी करने के लिए, यहां कोई एक्टिविटी चल रही है, दूसरे कॉर्नर में कोई और एक्टिविटी चल रही है, और बच्चों को मौका मिलता है कि वो कोई अगर साहित्य पढ़ना है तो शेल्फ से निकाल के पढ़ सकें, मतलब फुल ऑफ अरेंजमेंट है, ऐसा अरेंजमेंट जहां बच्चा एक्टिव रह सके, एक्टिविटी की भरपूर प्रचुरता है। अगर हम कहें तो बात तो सही लग रही है, लेकिन बाकी के दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। A classroom with neatly organized material in cupboards brought out once a week for free play, भर भर के मटेरियल रखा हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से, नीटली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल है, लेकिन उनको हफ्ते में एक ही बार यूज करोगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। जितना ज्यादा हमें मौका मिलेगा उतना बेहतर रहेगा। A classroom with structured and planned learning driven by textbook content, सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, यहां तक की बात ठीक थी, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही आधारित नहीं है, टेक्स्ट बुक एक सोर्स है, सब कुछ नहीं है। टेक्स्ट बुक के अलावा भी, यानी एक किताब के अलावा भी, पुस्तक के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिनको टीचर अपना सकता है सिखाने के लिए। ठीक है बात। तो आंसर हुआ बी, जहां ओपन एक्टिविटी करने का मौका है, बच्चे एक्टिविटी करके सीख सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार, इनमें से कौन सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट describe the role of textbooks in the classroom, यानी किताबों का या पुस्तकों का, पाठ्य पुस्तकों की भूमिका के बारे में कौन सा एक कथन बेस्ट है क्लासरूम के अंदर? पहला ऑप्शन है दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लास, यानी वो बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन है जो कि उपलब्ध है और जिनको यूज किया जाना चाहिए, बात तो ठीक है। दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस अ स्टेट और द नेशन, ऐसा नहीं है कि पूरे नेशन में एक ही तरह की किताब चलती हो, ये बात कहना तो गलत होगा। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, क्या सिर्फ किताबें ही हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं? कितनी हजार चीजें हैं आजकल। दे फॉर्म द मोस्ट इसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन अ रिसोर्स स्टार्व्ड कॉन्टेक्स्ट, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनती हैं, फिर तो टीचर की नॉलेज भी हो सकती है। तो हम जब भी बुक्स की बात आती है हम कहते हैं वन ऑफ द रिसोर्सेज, क्या है? बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन है, और अच्छा संसाधन है, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है, सब कुछ नहीं है, सर्वो सर्वा नहीं है किताबें।
वन ऑफ द रिसोर्सेज हैं। आजकल इंटरनेट भी है एक रिसोर्स, यूट्यूब भी एक रिसोर्स है, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी एक रिसोर्स हैं, हजार चीजें रिसोर्स हैं। पहले भी होती थी, ऐसा नहीं सिर्फ किताबें ही रिसोर्स थी, लेकिन किताबें एक अच्छा रिसोर्स है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन एकमात्र रिसोर्स है। देखिए दो चीजें हैं, कोई कहे मैं बेस्ट हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ये कहे कि मैं ही बेस्ट हूं पूरी दुनिया में, यूट्यूब पे या कहीं भी, तो ये मूर्खता होगी किसी भी सेंस में। तो टीचर्स भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टीचर्स के भी, किताबों में भी या रिसोर्सेज में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, संसाधनों की कमी नहीं है। तो वन ऑफ द रिसोर्सेज हैं, ना कि एकमात्र रिसोर्सेज हैं किताबें। ठीक हो गई बात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इंप्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, यानी कि सबसे बेहतर है बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए कौन सा एक तरीका बेस्ट है लर्निंग में इंप्रूवमेंट के लिए। पहला ऑप्शन है रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड, यानी नियमित रूप से मूल्यांकन करते रहो। बुराई तो नहीं है, लेकिन बेस्ट कौन सा है। टीचर शुड एक्सप्लेन दी कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस, जो शिक्षक है उसको बहुत सारे उदाहरणों का और व्याख्यानों का प्रयोग करना चाहिए पढ़ाते समय। बिल्कुल अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। आगे चलते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटीरियल शुड बी देयर इन दी क्लास, हर प्रकार का लर्निंग मटीरियल अवेलेबल हो क्लास में। हमारे जैसे विकासशील देशों में जहां ठीक से ब्लैक बोर्ड भी सब जगह नहीं मिल पाएंगे आज की डेट में भी, वहां यह कहना कि हर तरह का लर्निंग मटेरियल अवेलेबल हो, ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई, इसको तो हम अच्छा नहीं मान रहे। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। इसमें अब दो चीजें हैं कि बाकी की दोनों बातें भी सही है, चलो फिर भी आप हर दिन तो असेसमेंट नहीं दे सकते, फिर भी हटा देते हैं, कोई बात नहीं। अब आप कहेंगे ये टीचर को एक्सप्लेन करने में और उदाहरण देने में तो कोई खराबी नहीं है, बट बेस्ट क्या है। तो मैं एक बात आपको कहती रहती हूं बहुत बार, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, जहां उसके सबसे ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व है, उसकी ज्ञानेंद्रियां सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, जहां वो लर्निंग बाय डूइंग करे, जहां वो खुद से सीखे, जितना ज्यादा बच्चा एक्टिव है उतना अच्छा ऑप्शन है। तो कह सकते हैं कि टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। अगर वास्तविक जीवन से आप जोड़ पाए, जो कि एनसीएफ भी कहता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, कि हम रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए बच्चे की क्लासरूम की लाइफ को, तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन से भी बेस्ट है कि आप रियल लाइफ में उसको इंटरेक्ट करने का मौका दें, जिससे कि सबसे ज्यादा वो इन्वॉल्व हो, एकदम नॉलेज बिल्ड हो, उसकी कंस्ट्रक्ट कर पाए, वो ज्ञान का सृजन कर पाए, निर्माण कर पाए। टीचर एक्सप्लेन करेगा फिर भी वो एक तरीके से भरेगा अपने अंदर, लेकिन सबसे बेहतर है जब वो खुद इन्वॉल्व है। तो चारों ऑप्शंस में से जो बेस्ट है वो डी है। कहने को चारों ठीक हो सकते थे। देखो, द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरमेंट इज द काइंड ऑफ विच हेल्प्स, यानी अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करेगा। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, मतलब कह सकते हैं कुल मिला के एक अच्छा डिसिप्लिन आप किसको मानेंगे क्लासरूम के अंदर, अनुशासन, अच्छा अनुशासन किसको कहेंगे। चार ऑप्शन है कि बच्चे जहां अपनी शिक्षा को खुद को विनियमित करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जहां सिर्फ शांति हो। टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, जहां शिक्षक निर्देश दे, या फिर चिल्ड्रन रोट मेमोराइज देयर लेसन, यानी रट करके याद कर लें। देखो, रटने पे कभी फोकस नहीं करना, बच्चे सीखने आए हैं, रटने नहीं आए। दूसरी बात, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे, इससे बेहतर है, सबसे बेहतर साइलेंस वो है, ये सब डंडे के बेसिस पे हो सकता है, लेकिन बेस्ट वो है जहां बच्चे खुद अपनी लर्निंग को, कितना वो सीख रहे हैं, इस चीज को मॉनिटर कर पाए, खुद ही प्रकाश डाल पाए, खुद ही कंट्रोल कर पाए कि कैसे सीख रहा हूं, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कैसे उसको बेहतर किया जाए। जहां जरूरत पड़ेगी टीचर्स की हेल्प लेंगे, तो ये बेस्ट हुआ। अदरवाइज चुप्पी तो, क्लास में शांति तो डंडे के बल पे भी कराई जा सकती है, बट उसका पॉइंट नहीं है कोई।